अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे डीएनए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हमें याद रखना है कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसके अंदर जो इसके टॉप पार्ट जो एंडिंग होता है इसको हम कहते हैं टेलोमियर्स। तो टेलोमियर्स जो होते हैं वो लीनियर क्रोमोसोम, सीधे क्रोमोसोम, उनके एंड को कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर क्रोमोसोम जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है उसको कोई एंड नहीं होता। फिर लीनियर क्रोमोसोम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम जैसे जो टेलोमेर जिसको कहते हैं, उधर हमारे पास एक थ्री एंड होता है, थ्री एंड पोल और होता है, और एक फाइव एंड पोल होता है। जो थ्री एंड पोल होता है वो लंबा होता है, फाइव एंड पोल छोटा होता है। तो जो थ्री एंड पोल है ना वो अपने आप के ऊपर आके फोल्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, जैसे कि ये प्रोटीन वगैरह जो मदद करते हैं इसको फोल्ड होने पे। टेलोमियर का जो बेसिक फंक्शन उसका जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा एंड प्रोवाइड करना क्रोमोसोम को, तो दैट हर रेप्लिकेशन साइकिल के बाद, हमें जैसे पता है कि जो क्रोमोसोम की लेंथ है वो कम होती रहती है, ताकि हर रेप्लिकेशन साइकिल के बाद अगर क्रोमोसोम की लेंथ कम हो, it will take many replication cycle to interfere the important genes and cause cell aging. तो one of the mechanism of cell aging is what we call shortening of telomeres। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते, अब फर्ज करिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सेल रेप्लिकेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो एक टाइम पे ऐसे टेलोमेर्स खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल जिधर उसका इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है उधर आके ना वहाँ से भी छोटा ना लग जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड, सॉरी क्रोमोसोम। तो उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली सेल एज बूढ़ा हो जाएगा और नो मोर रेप्लिकेशन, सेल मर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास होते हैं टेलोमियर्स। और बूढ़े लोगों में टेलोमियर्स छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जवान लोगों के। तो इसलिए सेल रेप्लिकेशन की जो कैपेसिटी है वो बूढ़े लोगों में कम होती है। तो इधर आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर देखें यहाँ पे है ये इसका फाइव प्राइम एंड जिसमें फेस बना हुआ है, और ये थ्री प्राइम एंड, थ्री प्राइम एंड लंबा है, फोल्ड हो रहा है और उसको हेल्प करे फोल्डिंग में ये दो प्रोटीन्स। ऐसे ही ऑपोजिट साइड में यहाँ पे फाइव प्राइम एंड छोटा है, थ्री प्राइम एंड बड़ा है। तो अब सवाल ये है कि फाइव प्राइम एंड शॉर्ट क्यों है। इसका ये मकसद है क्योंकि इन थ्री प्राइम एंड, जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये जो थ्री प्राइम एंड है यहाँ पे हमारा प्राइमर अटैच होगा ना, ताकि नया स्ट्रैंड इसके इर्द गिर्द बने। अगर हम इसको ऐसा पेरेंट स्ट्रैंड लेंगे, फाइव जो प्राइम एंड है जो सॉरी हमारा थ्री प्राइम एंड है, अगर हम इसको एज पेरेंट स्ट्रैंड लेंगे तो इसके नीचे जो प्राइमर बनेगा उसके बाद नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो उसमें मसला क्या है कि जो प्राइमर है ना, ये आरएनए सीक्वेंस ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से जब डीएनए स्ट्रैंड शुरू होगा तो आप देख सकते हैं फ़र्क है यहाँ इसमें और इसकी लेंथ में फ़र्क है। तो यही इस वजह से फाइव प्राइम जो होता है वो शॉर्ट होता है और थ्री प्राइम लंबा होता है टेलोमियर में। और ये सब होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अगला सवाल हमारा है क्यों कुछ सेल्स में रेप्लिकेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है और बाकी सेल्स में रेप्लिकेटिव पोटेंशियल कम होता है। दिस इज बिकॉज साइंटिस्ट फाउंड एंजाइम टेलोमिरेज इन सेल्स विद मोर रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। इसका मतलब जिन सेल्स के अंदर ज़्यादा टेलोमेरेज एंजाइम होगा उनमें रिप्लिकेशन की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। इसका वजह क्या है, क्योंकि टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो क्रोमोसोम के जो टेलोमियर है उसको इलोंगेट करता रहता है, जिसकी वजह से सेल ज़्यादा देर तक रेप्लिकेशन कर सकता है। सॉरी, ज़्यादा देर तक नहीं, सेल ज़्यादा रेप्लिकेशन कर सकता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ टेलोमेरेज एंजाइम वर्क्स। तो बेसिकली टेलोमेरेज एंजाइम कैसे काम करती है। जैसे कि ये फाइव प्राइम एंड है और ये थ्री प्राइम एंड है, ये थ्री प्राइम एंड है, फाइव प्राइम एंड है, ठीक है। तो देखें इस तरफ टेलोमियर का ये फाइव प्राइम थ्री प्राइम एंड लंबा है, फाइव प्राइम छोटा है। तो जो एंड ऑफ द टेलोमियर होता है उस पर सीक्वेंस जो होता है नाइट्रोजन बेसिस का होता है TGTG, यानी थाइमन और ग्वानिन ज़्यादा होता है वहाँ पे। और जो हमारा टेलोमेरेज एंजाइम होता है उसके ऊपर एक आरएनए का कह सकते हैं हम शॉर्ट आरएनए स्ट्रेच होता है जो कि रिच होता है एडेनाइन और साइटोसिन में। तो हमें पता है एडेनाइन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ, AT हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो इससे क्या होता है, टेलोमेरेज एंजाइम के अंदर दो डोमेन्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट करें इसके दो बाजू हैं। तो जो उसका पहला डोमेन है वो आरएनए डोमेन है, वो जो यहाँ पे टेलोमियर के एंड पे TG रिच सीक्वेंस है उसके साथ बॉन्ड्स नाइट हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस के। तो इस तरह आरएनए डोमेन काम करता है टेलोमेरेज एंजाइम का। दूसरा टेलोमेरेज एंजाइम का जो डोमेन है उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वाली एबिलिटी होती है। वो क्या करता है, वो अपना ही बाजू, जैसे ये आरएनए का पहला बाजू ना, आरएनए डोमेन जो है टेलोमेरेज एंजाइम का, इसी को पढ़ता है,
आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। और फिर हमें क्या मिलेगा, ए का टी, जी का टी, ए का वही ना कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा, साइटोसिन का ग्वानिन होगा, तो वो बना देगा। और हमें याद है कि ऑलरेडी जो हमारा टेलोमियर था जो कि एंड ऑफ द क्रोमोसोम है, उसका जो 3' एंड वो भी रिच है टी जी में, और ये जो उसने नया ऊपर डीएनए में ये भी टी और जी में रिच है। तो इससे क्या होता है, ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड को वो टेलोमेयर के साथ जोड़ देता है और एक तरह से टेलोमेयर को और लंबा कर देता है टेलोमेरेज एंजाइम। और जब ये नया स्ट्रैंड बन गया तो ये स्ट्रैंड जुड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, हमारा टेलोमेयर और लंबा हो जाएगा। तो ये जो आरएनए बाजू थी या फिर आरएनए डोमेन जो टेलोमेरेज का, ये निकल आता है, छोड़ देता है, और ये फिर से इस जगह पे अटैच होगा, ठीक है। और इधर कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने के बाद अपने ही आरएनए बाजू के ऊपर वो फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से दूसरे बाजू जो उसका रिवर्स है उससे मदद से और लंबा करने की कोशिश करेगा टेलोमियर को। तो ये है बेसिकली फंक्शन टेलोमेरेज एंजाइम का। भी टेलोमेरेज एंजाइम के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस के सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि सेल्स विच एज इजीली हैव लेस टेलोमेरेज एक्टिविटी एंड सेल्स विच एज स्लोली हैव मोर telomerase enzyme activity. Every cell has gene for telomerase enzyme, but all cells do not express it equally. Telomerase enzyme क्या कहते हैं, कुछ सेल्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ये दो तरह केसेस में हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कंडीशन होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल में, स्टेम सेल्स में और जर्म सेल्स में, जिधर टेलोमेरेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और पैथोलॉजिकल होता है कैंसर सेल्स में। अब हम देखेंगे कि डीएनए अरेंज कैसे होता है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि डीएनए की जो लेंथ है न्यूक्लियस के अंदर वो होती है 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली, और उसके अंदर 30,000 जीन्स होते हैं एक मीटर के अंदर। और क्या कहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। हमें ये जो डीएनए इसको ऐसी तरह पैक करना है कि ना सिर्फ ये कॉम्पैक्ट हो, इट शुड नॉट ओनली बी कॉम्पैक्ट so that it can fit in a small nucleus, but it should be packed in such a way that it is easy to be replicated very well and also be transcribed selectively, तो ताकि रेप्लिकेशन भी आसानी से हो जाए, और क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी, सेलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन जो हमने उसकी करनी है वो भी हम अच्छे से कर ले, ऐसी हमने पैकिंग करनी है। तो डीएनए जो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो 8,000 टाइम्स तक कंप्रेस किया होता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी, क्या कहते हैं, डीएनए अरेंज कैसे होता है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि जो फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट रिच बैक प्रोटीन उसकी बैकबोन है, इसकी वजह से डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और फिर हम आ जाते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, हिस्टोन्स प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उनके अंदर होते हैं आर्जिनाइन, लाइसिन और मैग्नीशियम आयंस। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए आराम से इस पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के इर्द गिर्द रैप हो जाता है। तो हिस्टोन्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4, 8 के 8, ठीक है। 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4 हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी टोटल 8 मिलकर बनाते हैं एक ऑक्टामर, ठीक है, एक ऑक्टामर। अब हम याद करते हैं अपना डीएनए की पैकिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हमारे साथ नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, एडिनाइन गुआनिन प्यूरिन है, पिरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजनस बेस का एक शुगर अटैच कर दे तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट लगा दें तो हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ जोड़ दें, क्या क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो हमें एक न्यूक्लिक एसिड मिलता है। वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकते हैं, आरएनए, डिपेंडिंग ऑन अगर इसके अंदर हमने शुगर जो यूज़ की वो डीऑक्सीराइबोज है, और अगर हमारे पास थाइमिन एज ए नाइट्रोजन बेस है तो वो डीएनए होगा। फिर हम जब एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं हम उसका एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस के साथ दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं। तो अब ये हो गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब इस तरह होता है हम इसको कहते हैं नेकेड डीएनए, और इसकी जो विड्थ होती है 2 मिलीमीटर होती है। फिर जो ये डीएनए है, ये जो ऑक्टामर हमने पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर के इर्द गिर्द ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए 2 दफ़ा रैप होता है, और फिर उसके और दूसरे न्यूक्लियो क्या कहते हैं, जब ये ऑक्टामर के इर्द गिर्द 2 रैप लेता है डीएनए, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए जा रहा है उसको हम कहते हैं लिंकर्स डीएनए। और इधर आ जाता है हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो हमने याद किया यहाँ पे अकेला था, H1 हिस्टोन प्रोटीन वो लिंकर्स डीएनए को पकड़ता है।
इस फिलामेंट को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिब्रिल, इसको हम बेसिकली कहते हैं न्यूक्लियोफिब्रिल। फिर आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यूक्लियोसोम, ये H1 है, लिंकस डीएनए, न्यूक्लियोसोम, ऐसे ऐसे करते करते फिर आगे आता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन, जो कि एक शेपरॉन प्रोटीन, जिसका बेसिकली काम है इसकी फोल्डिंग को और कॉम्पैक्ट करना। तो यहाँ पे आपका जो रेडियस 2 मिलीमीटर है, न्यूक्लियोसोम का आपका रेडियस हो जाएगा 10 मिलीमीटर। और न्यूक्लियोप्लाज्मिन के बाद, न्यूक्लियोप्लाज्मिन ये प्रोटीन के बाद जब हम इसको और कंपैक्ट कर देंगे तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलामेंट। न्यूक्लियोफिलामेंट की जो क्या कहते हैं विड्थ है वो है 30 मिलीमीटर, 30 हम इसको कहते हैं स्ट्रिंग एंड बीड्स अरेंजमेंट। फिर जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है जो कि ब्लू कलर है, जिसके इर्द गिर्द जाके ये सारा डीएनए रैप हो जाता है। तो ऐसे एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इधर हमें याद रखना है कि H2, H3, H4 उनके सब टाइप्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं ज़्यादातर मेमेलियन स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो H1 हमारा हिस्टोन प्रोटीन था वो बहुत टिश्यू स्पेसिफिक है, ऑर्गन स्पेसिफिक है और स्पीशी स्पेसिफिक है। फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो विड्थ होती है, जो नेकेड डीएनए मैंने बताया था आपको इधर, उसकी है 2 नैनोमीटर। और जो न्यूक्लियोसोम की है, जो कि ये रेड रेड जो बॉल्स हैं, इसकी है 10 नैनोमीटर। और ये न्यूक्लियोफिब्रल की भी है 10 नैनोमीटर। और ये जो न्यूक्लियोफिलामेंट है यहाँ पे जो और कंप्रेस होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन के बाद, उसकी जो है 30 नैनोमीटर। उसके बाद हमें याद रखना है क्रोमोसोम्स बेसिकली बने होते हैं क्रोमैटिन के। तो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन होता है डीएनए मॉलिक्यूल प्लस एसोसिएटेड न्यूक्लियर प्रोटीन, जैसे कि हिस्टोन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन जो हमने देखा। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर हमारे पास था डीएनए जो हमने बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके लगाया हुआ, और स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, और साथ में जो डीएनए के ऊपर जो हमारे हिस्टोन्स चढ़े हैं वो, तो यही है बेसिकली क्रोमोसोम। इस तरह के जो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें सिर्फ नज़र आते हैं मेटाफेस ऑफ सेल साइकिल। इसके अलावा हमें याद रखना न्यूक्लियोसोम जो होते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन होते हैं तो इसलिए उनके अमाइनो एंड्स होते हैं और कार्बोक्सिल एंड होता है। तो अमाइनो एंड्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोन्स जो होते हैं हमारे ऑक्टोमर के अंदर, ये हमारा ऑक्टोमर था ना, इसके अंदर देखें अमाइनो एंड डिफरेंट से, इसके अंदर क्योंकि 8 हिस्टोन सबके बाहर की तरफ अमाइनो एंड, तो हमारे पास 8 अमाइनो एंड्स होते हैं एक ऑक्टोमर के अंदर, और वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है इन अमाइनो एंड्स को चेंज कर सकता है। सो इफ़ अमाइनो एसिड्स ऑल्टर द अटैचमेंट द डीएनए इज ऑल्सो ओके। अगर हमारा अमाइनो एंड्स जो है ये ऑक्टोमर के, अगर अमाइनो एंड्स चेंज हो जाएंगे तो हमारी डीएनए की जो अटैचमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। शायद डीएनए लूज भी हो सकता है, डीएनए टाइट भी हो सकता है, डीएनए ट्रांसलेशन के लिए भी रेडी हो सकता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी रेडी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है जो हमारे ऑक्टोमर के अमाइनो एंड्स हैं, अगर उस पर एंजाइम्स रिएक्ट करेंगे तो ये सब हो सकता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरेशन आर एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन और कोवैलेंट लिंकेज, ठीक है, ये सब हो सकता है। दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन विच कैन बी डन टू अमाइनो एंड्स ऑफ ऑक्टोमर्स। उसके अलावा डीएनए नॉट अटैच विद हिस्टोन इज कॉल्ड नेकेड डीएनए। मैं आपको बता दें लूज डीएनए को हम यूक्रोमैटिन कहते हैं और टाइट डीएनए को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। उसके अलावा हमें याद होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड हर दोनों को एक मिलता है, लेकिन हिस्टोन्स विल जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब इन दोनों स्ट्रैंड में से, क्योंकि इधर तो सबके पास हिस्टोन था, लेकिन जब डिवाइड होंगे तो पेरेंट स्ट्रैंड तो मिलेगा तो सेमी कंजर्वेटिव, लेकिन हिस्टोन सिर्फ एक को ही जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जब मियाँ बीवी की तलाक होती है तो अगर बीवी गंदी हो तो सारा सामान अपने साथ ले, अगर हस्बैंड गंदा हो तो अपने साथ सारा सामान ले, वैसी हिस्टोन की स्टोरी है। और हमें याद रखना कि एक क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे डीएनए रिपेयर के। डीएनए रिपेयर दो तरह के होते हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम और बेस एक्सिशन रिपेयर। तो डीएनए शुड बी रेप्लिकेटेड विद मिनिमम एरर, ठीक है ना। इसलिए अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाता है डीएनए, जैसे डीएनए बहुत इजीली डैमेज हो सकता है रेडिएशन से, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस से, यूवी रेस से, वायरस अटैक से, तो हमारा डीएनए चेंज हो सकता है। लेकिन हमें इसको इस चेंजेस से बचाना है, और अगर चेंज हो भी गया तो इसको सही करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम रहता है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम और बेस एक्सिशन रिपेयर सिस्टम।
मिसमैच रिपेयर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है? मिसमैच रिपेयर सिस्टम में आप सबसे पहले आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज जब ये अगर ये पेरेंट स्ट्रैंड डिवीजन हो रही है और ये हमने नया स्ट्रैंड बनाया है, अगर ये 3:5 प्राइम है, ये 5:3 प्राइम है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कहते हैं 3:5 में रीड करेगा, 5:3 में फॉर्म करेगा और रीड फिर से चेक करेगा प्रूफ रीडिंग 3:5 डायरेक्शन में। तो अगर फ़र्ज़ करें कभी कभार डीएनए पॉलीमरेज से कोई भी मिस्टेक हो जाए तो हमारे पास एंजाइम्स जो हैं जो कि पूरी चेक करते हैं, जैसे ही डीएनए बन जाता है उसके बाद पूरा उसको रीड करते हैं, वो हम कहते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम एंजाइम्स। ठीक है, ये इसकी गलती पकड़ते हैं अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 से कोई गलती हो गई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस एंजाइम जो कि है मिसमैच रिपेयर सिस्टम एंजाइम, इसको कैसे पता चलेगा कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है? तो इसका आंसर ये है कि अब जब डीएनए पुराना हो जाता है, नया बनने के बाद नहीं, थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो वो मिथाइलेशन हो जाती है उसकी, यानी उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, और नए स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं होता। तो ऐसे ही जो एंजाइम है मिसमैच रिपेयर सिस्टम एंजाइम, ये आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड है और कौन सा न्यू स्ट्रैंड है। और जो मिथाइलेशन होती है वो हमारे सेल्स के अंदर GAT सीक्वेंस वाले नाइट्रोजनस बेसिस पे होती है। जी मतलब गुआनिन, एडेनाइन, थायमिन और साइटोसिन। और जो मिथाइल ग्रुप होता है वो हमेशा एडेनाइन पे अटैच होता है। ऐसे GATC वाले सीक्वेंस जो है हर 1000 न्यूक्लियोटाइड के बाद रिपीट होते हैं, जिन पे हमारे पेरेंट स्ट्रैंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो बेसिकली जो सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें डीएनए पॉलीमरेज 3 से कोई मिस्टेक हो गई है, उसने गलती से इधर कुछ गलत जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस जो कि कंपैटिबल नहीं है, तो ये जो क्या कहते हैं हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम एंजाइम है पर्पल कलर के, इसका फंक्शन ये होता है कि फिर से स्कैन करे। लेकिन जब स्कैन करे उसे कैसे समझेगा कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा? तो वो देखेगा मिथाइल ग्रुप GAT सीक्वेंस पे कौन सा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिस स्ट्रैंड पे भी लगा होगा वो पेरेंट ग्रुप है। फिर वो उसको चेक करेगा और फिर वो इन जो नई स्ट्रैंड है उसको चेक करेगा कि किधर कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस गलत है। तो फ़र्ज़ करें इसने स्कैन किया है, यहाँ पे इसको पता चल गया है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड था, और पेरेंट स्ट्रैंड के नीचे जो लगा हुआ न्यू स्ट्रैंड पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो गलत है। ठीक है, तो अब ये सही कैसे करेगा? ये सही करेगा अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक GAT सीक्वेंस है, प्रॉक्सिमल GAT सीक्वेंस इस मिस्टेक से, और जो इसके बाद वाला है डिस्टल GAT सीक्वेंस इस मिस्टेक के, ये पूरे उसको जो नया स्ट्रैंड पे नहीं, इस पूरे को ही यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस मारेगा, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस मारेगा, ताकि वो बीच में से क्लीव हो जाए, और उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एक एक करके पूरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 था, वो ये जो पीस निकला है यहाँ से, उसकी जगह नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा जो कि सही से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और उसको फिर से वो प्रूफ चेक भी करेगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे गैप होंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम इस पूरे नए डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ के एक ही बना देगा। तो ऐसे हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी जिसकी होती है प्रूफ रीडिंग, मिसमैच रिपेयर सिस्टम के एंजाइम्स डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। और ये जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है ये G2 फेज के टाइम पर होता है सेल साइकिल में। कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम के एंजाइम है यही ख़राब न होते हैं, जो कि हेरिडिटरी एक डिफेक्ट कह सकते हैं हम। तो इसमें जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है उसका नाम है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, हेरिडिटरी कंडीशन जो कि ये है, हमारे जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम्स हैं वो सही से काम नहीं करते, इसलिए हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा म्यूटेशन डेवलप करता है और उस म्यूटेशन इवेंचुअली कैंसर डेवलप हो जाता है। अब हमें याद रखना है कि कोलन कैंसर दो तरह के होते हैं, हेरिडिटरी और स्पोरेडिक। हेरिडिटरी मतलब आपके ख़ानदान में बीमारी चलती आ रही है, अगर आपके यानी दादा को, उसके अब्बू को, उसके आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपके किसी चाचू को ऐसे यानी ख़ानदान में चले। और स्पोरेडिक होती है यानी कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं, तो एकदम से आपको होगी। अब हेरिडिटरी में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें इंसान के कोलन के अंदर मल्टीपल पॉलिप्स या एडिनोमस बनते हैं, और दूसरा जिसमें पॉलिप्स बनते ही नहीं है। तो जिसमें मल्टीपल पॉलिप्स बनते हैं उसमें फ़र्क है, अगर 1000 पॉलिप बने उसमें सिर्फ एक बनेगा, कार्सिनोमा में डेवलप होगा। और ये होता है APC जीन की अंदर डिफेक्ट की वजह से, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो नॉन पॉलिप है जिसमें कोई पॉलिप फॉर्म नहीं करती लेकिन कार्सिनोमा एकदम से डेवलप होता है, वो होता है MSH2 जीन में डिफेक्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मिसमैच रिपेयर सिस्टम एंजाइम के लिए। तो इसलिए हमें ये बीमारी फिर होती है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। तो दूसरा रिपेयर सिस्टम है वो है बेस एक्सिशन रिपेयर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक जो नाइट्रोजनस बेस है, एक नाइट्रोजनस बेस
उसमें कोई मसला आ जाता है। क्या कैसे मसला आ सकता है? कभी कभार ये होता है कि जैसे यहाँ पे प्यूरिन था, फ़र्ज़ करें एडिनाइन, वो खुद ब खुद गिर जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्यूरिनेशन। जैसे ऑटम में पत्ते नहीं गिरते वैसे। या फिर कभी कभार क्या होता है कि अगर पिरिमिडीन था यहाँ पे तो पिरिमिडीन गिर जाता है, कि साइटोसिन वो गिर जाता है। इसको हम कहते हैं डीप्यूरिनेशन प्रोसेस। ठीक है, डीप्यूरिनेशन ज़्यादा कॉमन है, डीपायरिनेशन लेस कॉमन है। और ये स्पॉन्टेनियस होता है यानी एकदम से, और ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। फिर कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो ये पिरामिडीन या प्यूरिन, ये इनकी डी अमाइनेशन होती है नाइट्रस ऑक्साइड से। नाइट्रस ऑक्साइड आता कहाँ से? नाइट्रस ऑक्साइड हमारी बॉडी में जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में। और उनकी जब वो कन्वर्ट हो नाइट्रस ऑक्साइड में, वो क्या करते हैं हमारे जो डीएनए के अंदर डीअमाइनेशन कॉज करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। और डीअमाइनेशन से क्या होता है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि डीप्यूरिनेशन और डीपायरिनेशन हमने कर लिया है। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे डीअमाइनेशन होता है, डीअमाइनेशन में होता है क्या बेसिकली, नाइट्रस ऑक्साइड जो था डीअमाइनेशन का था मैं नाइट्रोजनस बेसिस के, तो पेरेंट स्ट्रैंड पे ग्वानाइन है, तो यहाँ पे होना चाहिए साइटोसिन जीसी, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। लेकिन डीअमाइनेशन की जब अगर हम लोग डीअमाइनेशन करेंगे साइटोसिन की तो हमें मिलेगा यूरासिल। और अगर हम डीअमाइनेशन करेंगे एडिनाइन का हमें मिलेगा हाइपोजेंथाइन। तो फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे डीअमाइनेशन हो चुकी है और सी की जगह साइटोडिन की जगह हमारे यूरासिल आ गया है, तो फिर ये जो बॉन्ड है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहा। तो अब इसको सही करने के लिए हमारे पास होता है एंजाइम ग्लाइकोसाइलेस। ग्लाइकोसाइलेस एंजाइम क्या करता है, इस यूरासिल को निकाल के फेंक देता है और यहाँ पे एपी साइट बना देता है। एपी साइट क्या होता है? एपी साइट वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, या फिर कोई भी प्यूरिन नहीं होती, या फिर कोई भी पिरिमिडिन नहीं होती, या फिर उसको हम कहते हैं आप प्यूरेनिक साइड या आप पिरिमिडिनिक साइड। जैसे जब डीप्यूरिनेशन होती है तो ये एपी साइड बन जाएगा, डीपायरिनेशन एपी साइड बन जाएगा, या फिर जब ग्लाइकोसाइलेस डीअमीनेटेड नाइट्रोजनस बेस को निकालता है तो वो भी एपी साइड बना देगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो एंजाइम ग्लाइकोसाइलेस है उनका मेन काम है डिटेक्ट करना जिधर डीअमीनेशन हुई है, और उसके बाद वहाँ से नाइट्रोजनस जो ख़राब नाइट्रोजनस बेस है उसको निकाल देना। थैंक यू।